हेलो रैंकर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेसन के साथ जो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जो 12th के बच्चे उन्होंने 11th में पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर है उन्होंने तो पढ़ा ही होगा अभी पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ थे वो हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताते थे, लेकिन रिएक्शन की रेट के बारे में हमें नहीं बताते थे। तो रिएक्शन की रेट के बारे में जानने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिसको हम सिंपली वे में भी लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो रेट निकालना है हमें। सिंपल से फंडे पे आते हैं, कोई आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिंपल सा आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसी के डायरेक्ट अप्रोच करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, हमें तो क्वेश्चन बनने चाहिए, बाकी फालतू का ज्ञान तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। मैंने कैनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो इंस्टेंटेनियस उसको हम डी समथिंग करके, जैसे अगर टाइम से रिस्पेक्ट कर देते तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाएगा। जैसे डी आर बाई डी, कोई एक रिएक्शन लगा लीजिए, रिएक्टेंट से बना है कोई प्रोडक्ट, सिंपल सी रिएक्शन है, हर किसी को आती होगी। तो भैया कि रिएक्टेंट होता है, रिएक्ट करता है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं या फिर जो भी है, और प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रही है, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी क्या डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं। भाई अगर मैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कर दूँ तो क्या होगा, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल सा है फंडा, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। ये तो सिंपल सा आपको पता चलेगा कि भाई एवरेज क्या होता है। और एक और चीज़, जैसे कि हमें दे रखा है, जैसे डी आर बाई डी टी दे दिया मैंने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है इंस्टेंटेनियस है। एवरेज में अगर आपको बोल दे कि जैसे टी इज इक्वल टू 0 पे थी आर की वैल्यू 5.5, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हो गई कितनी आर की वैल्यू 10, तो हमसे पूछे भाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो 10 -5 अपॉन में 1 - 0, मतलब टाइम 1 पे कंसंट्रेशन। डेल्टा आर का मतलब क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जो बाद की कंसंट्रेशन है उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे। और टोटल टाइम कितना हमें लगा, 1 सेकेंड, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होगा टोटल टाइम। जैसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फिजिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स में सेम फंडा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/1, तो 5 आ गया। जो भी इसकी यूनिट होगी हम देख लेंगे अलग अलग उसके अकॉर्डिंग। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है यूनिट, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी पढ़ी होगी ना, मोलैरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन ही तो होती है। क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन लीटर लेते हैं, सिंपल सा तो है। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो मोल पर लीटर, तो रेट की क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आया समझ या नहीं आया? ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, आपको ज़रूर समझ आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है सिंपल सी, ए प्लस बी रिएक्ट करके बना रहे क्या, सी प्लस डी। सिंपल। ठीक है, हमारे पास ए और बी यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। ये इनके क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सिंपल सा है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे 1/a, जिसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड करके dA/dt, जैसे मैंने बताया था। ये कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस। वहीं पे अगर हमें एवरेज लिखनी है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, एवरेज, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/a डेल्टा A/डेल्टा t। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं।
ठीक है, इतना आया समझ। अब बात आती है कि ठीक है, अब मैंने ऐसे तो लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे होगा। अब साइन कन्वेंशन की बात आती है। मान लो कि मेरे पास क्या है, एक बीकर है, सिंपल सा बीकर लिया, कोई कटोरा ले लो, कोई कटोरी ले लो, कोई कुछ बोलता, कोई बाल्टी ले लो, टंकी ले लो पानी की, ठीक है। इसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है भाई, पानी डाल दिया, सिंपल सा है। पानी के अंदर अब मैंने डाली शुगर, क्या डाली, शुगर, चीनी, चाइना का तो बाइकआउट करना है ना हमें। शुगर डाला, ठीक है। अब शुगर को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या बन रहा है, शुगर सिरप बन रहा होगा। शुगर मिक्स है, चाशनी, ठीक है, शुगर सिरप बन रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो शुगर सिरप है, जो शुगर सिरप है और जो शुगर और वाटर है, तो शुगर सिरप तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, और जो शुगर और वाटर है वो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है, शुगर को पानी में डाला, उसको हम घोल रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं और शुगर सिरप बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे शुगर और पानी कम होगा वैसे वैसे शुगर सिरप बनेगा। मतलब क्या होगा इसका, शुगर पानी के साथ रिएक्ट करके पानी के साथ मिक्स होके एक शुगर सिरप बना रहा है, ठीक है। तो अब शुगर सिरप कब बन रहा है, जब शुगर और वाटर मिक्स हो रहे हैं। मतलब क्या, शुगर और वाटर से शुगर सिरप बन रहा है, तो शुगर और वाटर तो कम हो रहा होगा ना, तभी तो शुगर सिरप बन रहा होगा। तो ठीक है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिएक्टेंट यानी कि क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। यही सिंपल सा फंडा है। बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं उसमें उल्टा होता है, फॉरवर्ड में ये फंडा होता है, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड में भी हम ये बोल सकते हैं, रिएक्टेंट को अगर हम प्रोडक्ट बोल दे, प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट बोल दे, उल्टा ही तो बोलना, चीज़ तो सेम ही है ना। तो डिपेंड करता है। तो अभी हमने पता किया इस वाली प्रोसेस के थ्रू कि जो रिएक्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो अभी हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन ये है। लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसके आगे लगा देंगे माइनस। आया इतना समझ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये थी विद रिस्पेक्ट टू ए। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी लिखता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं बी लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 1/b db बाई dt। सही है ये, सही नहीं है ये, आगे माइनस भी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि बी भी क्या है, एक रिएक्टेंट है। वैसे अगर मैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, 1/c dc बाई dt। अब इसमें माइनस लगाने की ज़रूरत है नहीं भाई, क्यों लगाएंगे माइनस, प्रोडक्ट तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट की तो सिंपल सी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट था वो हमारा डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने आगे माइनस शो कर दिया। माइनस किस लिए लगाया, क्योंकि जो उसका जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होते जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की, इसलिए प्लस लगाया। और विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं डी लिखूँ तो 1/d dd बाई dt। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने की है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, वो देखते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये चारों रेट ऑफ रिएक्शन, अब किसी भी रिएक्शन की दो रेट ऑफ रिएक्शन तो हो नहीं सकती। कोई भी जो रिएक्शन है वो एक ही तो रेट से फ्लो कर रही होगी ना, एक ही तो रेट होगी उसकी कि भाई एक ही रेट से रिएक्शन जा रही है, दो तो हो नहीं सकती। और ये चारों ही रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, ये चारों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। क्योंकि मैं रब कर देता हूँ, सिंपल सा वे है, चारों इक्वल है, इसका मतलब कि -1/a da बाई डी टी इक्वल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन -1/b db बाई डी टी भी तो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के। 1/c dc बाई डी टी भी किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के। और 1/d dd बाई डी टी भी किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के।
सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारा फिनोमिना ये है। तो अभी हमने देखा कि कैसे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि जैसे मैंने लिख दिया अभी माइनस डी ए बाई डी टी, ये क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रिएक्टेंट के केस में हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लेते हैं और प्रोडक्ट के केस में हम क्या लेते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसके इक्वल है? माइनस डी ए बाई डी टी के। सेम वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी किसके इक्वल होगा? माइनस डी बी बाई डी टी के। अब रेट ऑफ रिएक्शन और इसमें डिफरेंस क्या है? सिंपल सा है, रेट ऑफ रिएक्शन में हमने 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट किया था और इसमें हमने किया नहीं। वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा? डी सी बाई डी टी, माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट है। और वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी क्या होगा? डी डी बाई डी टी। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ख़त्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी हम सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, इस रिएक्शन को भी रख करते हैं। पूछा कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ N2 का, H2 का, और रेट ऑफ क्या बताओ? अपीयरेंस बताओ NH3 का, ठीक है। हम सब बता देंगे, हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तीनों के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू N2। तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2? TN2 बाई डी टी। 1/1 भी लिख सकते हैं, आगे माइनस आ जाएगा, रिएक्टेंट है तो। अब 1 है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1/1 लिख दिया। वैसे ही हम H2 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी, ठीक है। और एक अगर में दे दिया जैसे NH3 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी को ऐसे बुक में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, बात तो सेम ही है वैसे, ठीक है। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब हमें जैसे दे दिया कि भाई H2 के रिस्पेक्ट में N2 का क्या बताना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताना है। तो सिंपल है, देखो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन को ही तो इक्वल करना है, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन को ही क्या करना है? इक्वल करना है। तो मैंने जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल की किसकी? DN2 बाई डी टी की, माइनस और इज इक्वल टू -1/3 DH2 बाई डी टी, ठीक है। अब ये क्या है? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, यही इसकी क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल। जैसे 4 ऑप्शन आपको देगा, बोलेगा कि भाई हमें बताओ कि जो मतलब 4 ऑप्शन दे देगा कि एक रिएक्शन दे देगा और आपको मैच द फॉलोइंग बोल देगा कि क्या है, तो आपको उनके सबकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, सबको इक्वल रखना है और उसके रिस्पेक्ट में फिर बता देना है। आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी के अंदर एक और चीज़ हम लिख लेते हैं, देखिए उससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। जैसे भी है, जैसे माइनस DH2 बाई डी टी, क्या 1/3 भी तो आएगा ना, -1/3 DH2 बाई डी टी, ठीक है। इक्वल किसके होगा? 1/2 DNH3 बाई डी टी के। अब हमसे पूछ लगे भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बताना विद रिस्पेक्ट टू NH3 या फिर इन टर्म्स ऑफ NH3, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ NH3 सही रहेगा। तो TH2 बाई डी टी माइनस, अब ये 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 DNH3 बाई डी टी। ऐसा ऑप्शन दिखेगा, हम टिक मार देंगे। ऐसे ढेर सारी आप कोई भी बुक उठाओगे सब में भर भर के दिए ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी है। जब हम प्रीवियस ईयर की वीडियो लेंगे तो उसमें फिर डिस्कस करेंगे। आप एक बार आपके पास जो भी बुक हो उसको एक बार कंसीडर कर लेना, उसके क्वेश्चन लगा लेना, हो जाएंगे इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक इसमें हम स्पेशल क्वेश्चन करते हैं जो आपको मुश्किल ही देखने को मिलेगा, लेकिन कर लेते हैं, चलो ठीक है। हमें दे दिया कि भाई H2 है, ठीक है, कोई रिएक्शन दी है भाई, हमें यही वाली रिएक्शन ले लेते हैं।
हमारी सिंपल सी रिएक्शन 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। ठीक है, हमें दे दिया कि जो H2 की जो क्या है रिएक्शन की, जो H2 की कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें कोई इक्वेशन दे दिया T³ प्लस 2T² प्लस 4, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, और हमसे पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है इंस्टेंटेनियस, वो भी कितने पर, T=2 पे। हमसे T=2 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछा। तो हमें पता है सिंपल सा फंडा कि रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होता है 1/3 dH2/dt। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब H2 के इक्वल है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को आना चाहिए, बेसिक मैथ्स की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मैथ्स की वीडियो अपलोड हो तो कमेंट सेक्शन में बोलें। तो dH2/dt डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बेसिक में आपको बता देता हूँ क्या होता है, पावर आगे आएगी 3t, पावर में से 1 माइनस, प्लस फिर पावर आगे 2 × 3, पावर में से 1 माइनस, और कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 3t² प्लस 6t। यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं ना, वो सही रहेगा। क्वेश्चन तो अपना ही है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 6t। ठीक है, अब हमें t=2 पे चाहिए, तो हमारा क्या आ गया dH2/dt आया ना, क्योंकि इधर आ नहीं रहा शायद बोर्ड पे, दूसरी तरफ लिख देता हूँ मैं, अच्छे से फिर से बता देता हूँ, रुकिए। देखिए हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया है, dH2/dt लिखा, ठीक है, 3 को आगे लेके आएंगे, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, प्लस पावर फिर आगे तो 2 × 3, 3 नहीं है 2 ही लिया ना हमने, उसमें मैंने गलती कर दी थी, सॉरी, वो 3 ले लिया था, फिर हमने पावर चेंज कर दी थी। तो T2 - 1 प्लस कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0। ठीक है, इतना आ गया, राइटिंग बड़ी खराब है यार मेरी। चलिए, तो ये आ गया 3t² प्लस 4t। अब हमें बताना कितने पे, t=0 पे, t=2 पे, सॉरी। तो 2 इसमें पुट करते हैं तो आ जाएगा कितना, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 प्लस 8 कितना आ गया, 12 + 8 20। तो ये हमारा है क्या dH2/dt, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके 1/3 के, तो इसको 3 से डिवाइड कर देता, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता, 3 से डिवाइड करते, ये हमारी क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t=2। दिस इज स्पेशल केस। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ ले तो हमें आना चाहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अब हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, रैंकर्स नाम से हमारा चैनल है, सेम रैंकर्स ऑफिशियल चैनल। ठीक है, रैंकर्स ऑफिशियल चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं rankers.official नाम से, rankers.official। अभी न्यू चल रहा हमारा, तो आप फॉलो करें नए नए अपडेट्स के लिए। थैंक यू।